जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब जो टीचर है वो इतना समझदार हो गया है कि उनको पता रहता है कि आप जो है एनसीईआरटी रट के आए हो पूरे, तो वो इधर उधर से क्वेश्चन देगा। और जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको जब वो इधर उधर से एससी वर्मा से और अलग तरह की बुकें, जैसे आपका हो गया न्यूटन हो गया, अलग अलग तरह की बुक से क्वेश्चन देंगे तो आपका दिमाग भी बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, एनसीईआरटी, न्यूटन और आपके एससी वर्मा सबको मिक्स करके कुछ हम क्वेश्चंस लेके आए। पहले 1 नंबर के होंगे, फिर 2 नंबर के, और फिर ऐसे चलते जाएंगे। शुरुआत में आसान लगेंगे, फिर आगे थोड़े कठिन आएंगे। अब से पहला क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन। अंडर व्हाट कंडीशन, ये पहला क्वेश्चन है। अंडर व्हाट कंडीशन S इक्वल टू वी टी, ये रहेगा। किस कंडीशन में ये चीज़ हो सकती है? तो देखो सिंपल सा, आप जानते हो ये ग्राफ रहता है, ये रहता है आपका ग्राफ, ये यहाँ डिस्प्लेसमेंट होती है वाई एक्सिस में, यहाँ टाइम होता है। तो ये जो है S इक्वल टू वी टी कब हो सकता है? जब आपका ये वेलोसिटी का जो है स्ट्रेट लाइन हो, जो वेलोसिटी का जो आपका ग्राफ है, जो ये वेलोसिटी निकलती है ना, ये चीज़, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन, जब ये चीज़ होएगी, बस इतना याद रखना है ना। S इक्वल टू वी टी कब होगा? जब आपका ये जो है ग्राफ, ये स्ट्रेट, यानी कि वेलोसिटी कैसी हो, वेलोसिटी जब हमारी यूनिफॉर्म हो। अब देखो, बताना तो केवल यही था कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तब S इक्वल टू वी टी होगा। लेकिन क्वेश्चन में बदलाव टीचर कैसे करेगा? वो आपसे कह देगा कि बताओ ग्राफ के माध्यम से, तो वेलोसिटी जब स्ट्रेट लाइन होगी तब जाके भी S इक्वल टू वी टी बन पाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा है 2 balls ऑफ डिफरेंट मासेस आर थ्रोन, मतलब 2 बॉल्स हैं डिफरेंट मासेस को हमने ऊपर फेंक दिया है ना, सेम स्पीड से। तो कह रहे हैं सेम स्पीड से हमने फेंक दिया, तो दोनों जो बॉल हैं, दोनों बॉल हैं वो कितनी हाइट गेन करेंगी? दोनों बॉल हाइट कितनी गेन करेंगी? कौन ज़्यादा हाइट गेन करेगी, है ना? मान लो एक बॉल ये है, इसको हमने u इनिशियल स्पीड से भेजा, दूसरी बॉल ये, इसको हमने u स्पीड से फेंका। तो अब कौन ज़्यादा स्पीड गेन करेगी? जब दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों ही सेम हाइट आपकी करेंगी, सेम हाइट, तो दोनों इक्वल रहेंगी। इसमें पूछा है क्वेश्चन में कौन ज़्यादा करेगा, तो इसमें लिखोगे आप कोई भी ज़्यादा नहीं करेगा, दोनों हमेशा बराबर ही गेन करेंगी। ये चीज़ पूरी समझ में आई। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद आपसे कह दिया है व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 बॉडी हैविंग इक्वल वेलोसिटीज। क्या कहा है क्वेश्चन? थ्री है ये ना, कहने 2 बॉडी हैं, इसे एक बॉडी आपका मान लो ये A है और दूसरी बॉडी आपकी क्या है B। दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है, U और U, ये सेम वेलोसिटी है। आपसे कह दिया इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्या पूछा है? रिलेटिव वेलोसिटी पूछ ली हमसे। दोनों की स्पीड सेम है, ये याद रखना, ठीक है। तो देखो ये निकालने का मतलब आपको तो पता ही है कि आंसर कितना आएगा। जिन्होंने हमारा लेक्चर देखा है उनको पता है कि आंसर कितना आएगा, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से समझेंगे, ठीक है। इसकी U है, इसकी V है, A के रिस्पेक्ट में मतलब A की वेलोसिटी V के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। इसकी निकाली हमने, इसको मान लेते हैं हम लोग V A और इसको नाम देते हैं V B। दोनों की सेम है, वो बाद में बात करेंगे। तो आपको V A B निकालना है, तो आ गया V A। कहा था ना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालोगे उससे माइनस कर दो, बस पहले वाले को। ये चीज़ तो पता है। अब आप देखोगे दोनों की स्पीड सेम है, तो U VA की जगह भी U और उसकी जगह भी U, तो वैल्यू आ गई आपकी 0। तो जब आप समझ गए दोनों मोशन में है, ये भी U की स्पीड से चल रही है, ये वाली बॉडी भी U की स्पीड से चल रही है, लेकिन दोनों आपस में देखेंगे तो दोनों क्या करेंगे, उनको लगेगा ये रुका हुआ है, इनको लगेगा ये रुका हुआ है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई? 0 हुई। अच्छे से समझ में आया ये चीज़? बस ये समझाना था। और आप तो जानते ही हो, ऐसे मान लीजिए ये बस है आपकी, है ना, यहाँ पर आप बैठे हो और ये आपका दोस्त बैठा है, तो बस चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो आप दोनों चल रहे हो साथ में, लेकिन अपने आप दोस्त को देखोगे तो आपको स्थिर यानी स्टैटिक पोजीशन में रुका हुआ मिलेगा। वही हमसे थोड़ा न्यूमेरिकली वाइज पूछ लिया है, ठीक। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वो भी बहुत आसान ही होगा। उसमें आपसे कहा है, एक बहुत आसान है, देखो आपसे कहा है कि रेलवे, जब सोच के ही बता दोगे, एक रेलवे ट्रेन है कितने मीटर की? ट्रेन की लेंथ कही है 400 मीटर की,
वो आपकी जा रही है कहाँ से, दिल्ली से कानपुर जा रही है। आपसे कह दिया जो ये ट्रेन है 400 मीटर की, वो इस रूट के लिए, इस रूट, ये जो रूट है इसके लिए क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो भाई ये जो रूट है, मान लो दिल्ली से कानपुर का लगभग कितना होगा, 800 किलोमीटर ना, इसे लगभग है ना, एग्जैक्ट नहीं पता, 800 किलोमीटर है। और ये कितना है, 400 मीटर। जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी, 400 मीटर। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो ये किलोमीटर में है और ये तो मीटर में भी नहीं है, तो आप इसको एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब कैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर कोई नहीं समझा तो खुद देखना। पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो रूल है वो इतना है कि मान लीजिए आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ कंपेयर करो और कंपेयर हो जाए तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। जैसे मैंने कह दिया ये 5 मीटर की चीज़ है, ये 3 मीटर की चीज़ है, अंतर 2 मीटर है, आप झट से बता दोगे, ठीक है। और किसी को बताओगे 2 मीटर है तो वो समझेगा। अब आप ये 800 में से आप कुछ पॉइंट में हटाओगे और कहोगे ये इतना कम हुआ, तो वो कोई मायने ही नहीं रखेगा। 400 मीटर अगर आपने 800 किलोमीटर से कम कर दिया तो जो मान लो ट्रैवल कर रहा है उससे कह दो भाई 400 किलोमीटर कम है, तो क्या टिकट के पैसे कम पड़ जाएंगे उसमें, नहीं ना। 400 मीटर में इतना अंतर कभी नहीं होगा अगर आप कंपेरेटिवली देखो, ठीक है। अब इसके आगे एक क्वेश्चन क्या है, वो भी बहुत आसान। देखो अभी एक नंबर के क्वेश्चन है तो इसमें तो छोटे होंगे ही। अब एक क्वेश्चन आपसे फिफ्थ पूछा, फिफ्थ क्वेश्चन है, सिप्रा है, सिप्रा अपने स्कूल गई, ठीक है, स्कूल गई, स्कूल जो कहाँ कितना किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है उसके होम से, ठीक है। तो कहाँ गई, अपने स्कूल गई जो होम से 2.5 किलोमीटर है। अब देखो ये हम ऐसे डायग्राम बना के या थोड़ा सा विजुलाइज करा के क्यों पढ़ाएं, आसानी से समझ में आएगा। हम मुंह से भी बोल दें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन इससे जितना अच्छे से क्लियरिटी होगी, है ना, विजुलाइजेशन होगा, वो ऐसे नहीं होगा। अब उसने देखा कि जो स्कूल है उसका वो क्या है, बंद है, तो वो वापस अपने घर आ गई 2.5 किलोमीटर से। तो आपसे 2 चीज़ पूछी इसमें, पूछा डिस्टेंस बताओ और फिर आपसे पहले डिस्प्लेसमेंट पूछा, फिर कहा डिस्टेंस बताओ। अब जो देखो ये रिवीजन चल रहा है तो आप होप है आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे हमारे काइनेमैटिक्स 1, 2, 3, है ना, जितने भी लेक्चर हैं। देखो 2.5 किलोमीटर वो गई स्कूल में और वापस जब देखा स्कूल बंद है तो वापस आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पॉइंट था उसका ये, मतलब इनिशियल पॉइंट था ये, फिर यहाँ आई और फिर फाइनल पॉइंट अपने घर में वापस। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, जहाँ इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 0, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वही होती है जहाँ इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ गैप हो। लेकिन डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस की डिफिनीशन होती है टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ में लेंथ कितनी है, 2.5, तो डिस्टेंस आ गई हमारी 5.20 किलोमीटर, 5.0 किलोमीटर, ये इतनी आ गई। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या है, अब एक क्वेश्चन आपसे कहा है, ये आप कमेंट करके नीचे बताना है ना, हम लिख रहे हैं। आपसे कह दिया कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट निगेटिव, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कभी निगेटिव हो सकती है, ये आपको बताना है ना। अब इसका देखो सीधी सी बात है, जो लेक्चर पढ़ चुके हैं उनको पता है कि स्पीड हमेशा कभी निगेटिव नहीं होती है, वेलोसिटी हो सकती है। और वेलोसिटी भी कैसे हो सकती है, मान लीजिए आप सीधे जा रहे हो और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, एक को पॉजिटिव दिखाते हैं तो दूसरे को निगेटिव, लेकिन स्पीड कभी नहीं होती है। अब लेकिन आंसर देना हुआ तो वो कैसे बताएंगे, तो आप ऐसे दोगे जो पहले से पता है। अगर कोई आंसर देना होता है तो आप कुछ ऐसी चीज़ बताओ कि जो हाँ जर्नल है, तो इसको बताने के लिए आप ऐसी चीज़ बताओगे जो पहले से इस्टेब्लिश है, ठीक है। तो आप बताओगे भाई डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आसान तरीका, देखो और भी तरीके हैं लेकिन ये आसान, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव ना। और आपकी स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है, लॉजिकल है, कभी निगेटिव नहीं होता। बहुत रेयर केस होंगे जहाँ टाइम निगेटिव होगा। ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया है अपने उसमें प्रीवियस लेक्चर में, आप देखना,
ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका क्या हो गया, स्पीड होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, टाइम भी 99% पॉजिटिव रहता है, तो ये भी पॉजिटिव, तो स्पीड पॉजिटिव होगी, बस यही रीजन आपको दे देना है, इसलिए स्पीड भी आपकी पॉजिटिव है। अब इसके बाद क्वेश्चन है आपका, अंडर व्हाट कंडीशन डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हैव द सेम मैग्नीट्यूड, ये बताना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 7। तो आपसे कह दिया है कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखो ये सब आपके ज़्यादातर स्कूल में क्वेश्चन बन सकते हैं, वही हम बता रहे हैं। डिस्टेंस ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और जो जेई मेंस और नीट की तैयारी कर रहा है उसको ही पता होगा कि अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, पता क्या होता है, आप उसमें हवा में उड़ के क्या करते हो कि बेहतरीन से बेहतरीन जेई मेंस के क्वेश्चन लगाते हो और वो आ भी जाते हैं, फिर क्या होता है कहीं छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेपर कठिन बनता है, वो 30 से 40% सेगमेंट जो रहता है वो कठिन रहता है, बाकी क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड आते हैं, और फिर आप इन चीज़ों में अगर गलती कर देते हो तो नंबर चले जाते हैं। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा है, आप जानते हो ए से बी में जाना है, ठीक है, ए से बी में जाना, तो आप एक तो ऐसे जा सकते हो, एक स्ट्रेट जाओगे, एक ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे हो, हमको पता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है इनिशियल और फाइनल के पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो है नहीं, ये तो बहुत कर्व करके गई है, और यहाँ पर जिगजैग करके गई है। आप देख रहे हो जो स्ट्रेट लाइन है वही सीधे गई है, और अगर आप देखोगे तो अगर ये डिस्टेंस भी हो सकती है ना, ये डिस्टेंस भी हो सकती है ना। मान लो किसी का मन है वो सीधा जा रहा है बिल्कुल, है ना, बहुत लोग का मन होगा वो टेढ़ा मेढ़ा करके जाएगा, बहुत कर्व बनाते हुए जाएगा। जो सीधा बंदा जा रहा है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करेगा, और जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, दो डिफिनीशन है डिस्प्लेसमेंट की, एक तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस मतलब जो डिफरेंस है वो, और दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड ये हुआ, और पाथ जो होता है वही डिस्टेंस होता है। तो आप कहोगे ये आपके जब इक्वल होंगे जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ठीक है, ये रहेगा। अभी आप अपनी लैंग्वेज में तो आराम से लिख सकते हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल आर इक्वल व्हेन दियर पाथ इज स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, सिंपल सा, ठीक है। अब इसके आगे आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द शेप ऑफ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का शेप क्या होगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। यूनिफॉर्म लीनियर माने होता है स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म में होता है कांस्टेंट, ठीक है, अगर इन वर्ड में कोई दिक्कत हो ये रहता है, ठीक है। अब इसमें देखो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के लिए पूछा है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, तो आप जानते हो ये रहता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर रहता है एक्स एक्सिस में टाइम। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन अगर होगा पाथ तो आपकी कांस्टेंट होगी, है ना। देखो यहाँ स्लोप थीटा यहाँ पर है, अगर ऐसे लाइन खींच दे तो यहाँ पर भी थीटा, ऐसे लाइन खींच दें तो यहाँ पर भी थीटा, तो ये होगा। तो आपका क्या होगा इसमें, आप कहोगे स्ट्रेट लाइन हो आपको इसमें ग्राफ में, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन हो, सिंपल सा बस यही है, ठीक। अब इसके आगे एक क्वेश्चन क्या है आपका, आपसे देखो एक फिगर बना हुआ है ना, ये चीज़ अच्छे से समझें, स्ट्रेट लाइन होगा वेलोसिटी में, सिंपल सा, और कुछ नहीं ना, स्ट्रेट लाइन आपको लिख देना है, और ग्राफ बना के पूछे तो ये ग्राफ बना देना है, सिंपल सा। नाइन वाले में देखो एक ग्राफ बना हुआ है, इसको आपको थोड़ा मतलब इसको ऊपर कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं वो आपको बताना है, किस चीज़ का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट। देखो बहुत जगह डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे अब इस वाले क्वेश्चन में ऐसे दे दिया है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना, ठीक है। ये एस को ही एक्स की तरह दिखा दिया है, अब इसमें कह दिया है पी क्यू आर एस। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट आपका P है, ये Q है, ये आपका क्या हो जाएगा R, R के बाद ये आपका कितना हो गया
ये हो गया फिर से PQRS, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ठीक। अब आपसे कहा है, आप ये जानते हो ये ग्राफ है वेलोसिटी का, है ना, ये ग्राफ किसका है, वेलोसिटी का, उसमें तो कोई वो नहीं है। आपको ये बताना है कि जो वेलोसिटी है वो कैसी है ना, किसके ऊपर, साइन के बेसिस के ऊपर, कौन सी वेलोसिटी का कैसा साइन होगा। तो इससे पहले हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन और अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अब आपको प्रेडिक्ट करना है रीजन वाइज, है ना, इसमें आपको साइन बताना है इन रीजन्स, रीजन्स हिंदी में इसको जगह कहते हैं, इन रीजन्स, ठीक। तो पहला रीजन है P से Q। अब P से Q आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, P से Q तक आप जा रहे हो यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ कहीं भी अगर आप ऐसे मार दो तो ये थीटा बन रहा है, ये एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ देखा तो भी एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो P से Q तक, है ना, P से Q तक, केवल Q को इंक्लूड नहीं करना है, Q को इंक्लूड नहीं करना है। P को कर सकते हैं लेकिन Q को इंक्लूड नहीं करना है, अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है। ये इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला कॉन्सेप्ट आपके मैथ में था, ठीक है, ग्राफ वाले उसमें चैप्टर में। तो देखो P से Q तक कैसा साइन है, एक्यूट एंगल, यानी कि साइन हो गया आपका पॉजिटिव वेलोसिटी का ना, ये है तो वेलोसिटी ही। अब Q जो है, Q में आप देखोगे आपका जो है, Q में आप देखोगे एंगल बन रहा है 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमने टेंजेंट खींची वो आपके इस टाइम के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाती है उसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कुछ नहीं यहाँ पर कहना। इसके बाद देखोगे आप R में क्या हुआ, ये नीचे जा रहा है, तो अब लेकिन यहाँ पर भी देखो वैसे ही है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया फिर से, अब जो R पॉइंट है ना, R में भी आपकी क्या होगी वेलोसिटी 0, और इधर Q में भी आपकी क्या हो गई 0 बिल्कुल, ठीक है। अब S में देखो, S में फिर से आपकी कितनी हो गई, S में आपकी फिर से हो गई 0। ये इतना समझ में आया। देखो जहाँ जहाँ टेंजेंट टू लाइन बन गया स्ट्रेट ऐसे, ये टाइम के परपेंडिकुलर है ना, मतलब टाइम के क्या कहते हैं पैरेलल है, और इस टाइम के पैरेलल जो चीज़ आ गई और इसके परपेंडिकुलर अगर समझना चाहो तो वहाँ 0 हो जाता है मामला। इतना आप नोट करिए। अब देखो आपके पास क्वेश्चंस आ गए हैं जो कैरी करेंगे 2 मार्क्स, ठीक है, अभी तक 1 मार्क्स वाले थे। तो अब इसमें ये एक आया है 10 नंबर का, इसमें 4 पॉइंट पूछे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से, है ना, ये थोड़ा एनसीईआरटी से रिलेटेड भी है ना, वो भी एनसीईआरटी से थे। अब देखो इसमें सब मिक्स हैं, बताना सही नहीं है कौन से एनसीईआरटी से हैं कौन से नहीं, आपको तो सब ढुक के पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा सही। तो इसमें पहला, और ये किसके ऊपर पूछा है, ये 10th क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं, बस ये बताना है या नहीं, अपने लॉजिक के साथ, सिंपल सा, ठीक है। तो इसमें पहला आपसे पूछा है रेलवे कैरीज मूविंग बिटवीन जंक्श, है ना, 2 स्टेशन। एक रेलवे है कैरीज जिसको मालगाड़ी कहते हैं, वो आपकी क्या कर रही है, 2 स्टेशन के बीच में घूम रही है, तो वो आपका एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया दिल्ली कानपुर वाला, तो वैसे 2 स्टेशन है, उनकी भी दूरी कम से कम 5, 10, 15 किलोमीटर होगी, ट्रेन की 100-150 मीटर होगी, 200-300 मीटर, तो इसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे ना। तो पहला आपका क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। रीजन यही लिखोगे आप, रेलवे कैरीज लेंथ इज सो स्मॉल एज कंपेयर बिटवीन 2 स्टेशंस लेंथ, है ना। अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे 2 स्टेशन उनके बीच में 1 किलोमीटर का अंतर हो, तो एक्सेप्शंस को हर जगह हटा के चला जाता है ना, केमिस्ट्री में ही नहीं फिजिक्स में भी एक्सेप्शंस को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन, है ना, वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, ये देखो ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, एक मैन है, उसके ऊपर आपका क्या है, एक मंकी बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो भाई सर्कुलर ट्रैक बहुत बड़ा है, मैन कितना, उसका कितना लेंथ होगी, है ना, अगर उसकी लेंथ देखेंगे तो कितनी हो सकती है, 2 मीटर मैक्सिमम, इतनी मान लेते हैं, ठीक है। और ट्रैक आपका बहुत बड़ा होगा, ये तो है लॉजिक, ट्रैक आपका क्या मंकी के साथ 2 मीटर, ठीक है, तो ट्रैक आपका बड़ा होगा, तो ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, सिंपल सा। ये बी वाला था, ठीक। अब इसके बाद कहा है आपसे सी नंबर, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, ठीक है, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल टर्न्स शार्पली ऑन अ हिटिंग ग्राउंड, ठीक है। एक कोई बॉल चलती जा रही है, वो क्या करी आपके ग्राउंड में
ऐसे ऐसे करके जा रही है पूरा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हुए जा रही है, ये आपका पूरा ग्राउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा है कि बताओ, देखो समझो बॉल नहीं, इस स्लिपिंग ग्राउंड का पूरा पूछा है, तो इस हिसाब से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका ये नहीं है, लॉजिक से ना। नहीं तो अगर एक बॉल है वो ग्राउंड के मुकाबले तो हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी, लेकिन ये स्लिपिंग वाली चीज़ में जो लाइन बना रही है ये चीज़ पूछी है, तो क्वेश्चन बहुत बार अच्छे से पढ़ना होता है। इसके बाद टम्बलिंग बीकर हैज स्लिप्ड ऑफ अ एज ऑफ टेबल। अब ये कोई टेबल है, ठीक है, ये डी वाला है, उसके ऊपर से ये कोई सा बीकर जो है वो गिर गया। तो आप ऐसे ही देख रहे हो कि अगर इसके कंपेयर में देखेंगे तो बीकर तो भाई कितना अंतर होगा, बहुत कम ही अंतर होगा। बीकर मान लो इतना बड़ा है और टेबल इतनी बड़ी है, यही नॉर्मल हो सकता है ना, नॉर्मल रेशियो। तो उसमें आप आराम से कंपेयर कर सकते हो कि 10 बीकर रखेंगे तो ये टेबल भर जाएगी, ऐसे कर सकते हो ना। तो इनको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करोगे, इसको भी। ये इतना हो गया। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे 11 क्वेश्चन। देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आपके टीचर बहुत पूछ सकते हैं और बहुत आसानी सा है ना। 2 नंबर का है, 2 पॉइंट लिखेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट लिख रहे हैं, इसको आपको लैंग्वेज में लिखना होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है पहले तो, है ना, ये पहला पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड भी होगा, हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो आराम से समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट, 2 नंबर में दूसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फ्रॉम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को दिखाने के लिए आपको ग्राफ बनाना है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो आप बताइए ये कैसे होगा, कैसा ग्राफ बनेगा, स्टॉप करके कमेंट में लिखिए देखने से पहले। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो देखो अब लॉजिक से बनाना है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होंगी तो तुरंत आंसर आ जाएगा बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है। तो आप जानते हो जो आपका ये होता है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, पहला फॉर्मूला पता है। दूसरा एक्सेलरेशन आपका होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैच रहता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी होता है, ये तो है ना। नॉर्मली लिख देते हैं वेलोसिटी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वेलोसिटी। ऐसे यहाँ पर भी एक्चुअल में क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये नेचुरल है। यहाँ पर भले कभी कभार ये आप ना लगाओ, लेकिन यहाँ पर कुछ जगह चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। मतलब ये आपको मतलब पक्का करना पड़ता है कि ये चीज़ होगी। अब आप जानते हो हमको बनाना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड ही होना चाहिए, डी एक्सेलरेट ना हो, रिटार्ड ना हो। मतलब आप बाइक को धीमे ना करें, अगर बाइक चला रहे हो या कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो धीमे ना हो। और दूसरी बात एक्सेलरेशन है तो कुछ समझाने में टाइम लगता है, एक बार आ गया तो आपको क्या होगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो गौर से समझना है, एक्सेलरेशन होना चाहिए और हमेशा एक्सेलरेट करें, डी एक्सेलरेट ना हो, पहला पॉइंट। और दूसरा यूनिफॉर्म हो ना, यूनिफॉर्म यानी एक्सेलरेशन चेंज ना हो, ये चीज़ है पूरी। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ये बनेगा। अब ये ऐसा क्यों बना, देखो पहले बात तो अगर ये स्ट्रेट बनता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती। अब जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ
एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम स्ट्रेट बनाते तो कुछ 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उनका खंडन करने के लिए, उनको रिजेक्ट करने के लिए हम लॉजिक बता रहे हैं। अगर स्ट्रेट लाइन दिया होगा आपको तो आप पहले देखोगे वेलोसिटी नहीं चेंज। अब जब वेलोसिटी नहीं चेंज तो एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं हो सकती यहाँ पर ना। और उसके बाद अब ये ग्राफ ऐसे क्यों बना, यूनिफॉर्म पूछा है आपसे, तो ये एक ही जगह में चलेगा। एक बार ये चल गया ऐसे कर्व में तो ये ऐसे ही जाएगा। ये ऐसे एक ग्राफ दिया होगा वो नहीं होगा, ठीक है। एक ग्राफ आपको कहो तो ऐसे दे दे, ये भी नहीं होगा, डी एक्सेलरेट हो गया, ठीक है। तो ग्राफ आपका 4 ऑप्शन हमने बता दिया, यही होगा जो होगा, समझ गए। और ये आपकी वेलोसिटी का वो रहता है, ठीक है, जो आपकी स्लोप है। और ये देखो हमेशा पॉजिटिव जा रही है। यहाँ पर आप देखोगे टेंजेंट खींच के पॉजिटिव, यहाँ पर देखा और बढ़ता जा रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, तो एक्सेलरेट होता जा रहा है। थीटा बढ़ता जा रहा यानी वेलोसिटी बढ़ती जा रही, वेलोसिटी बढ़ती जा रही यानी एक्सेलरेट होता जा रहा। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या है आपका, आपसे कह दिया जो समीर है वो दिल्ली से गुड़गांव जाता है, ठीक है। समीर जो है 13 वाला क्वेश्चन है, किस स्पीड में जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है। किस स्पीड में जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ये समीर है, पहले उसको जाना है दिल्ली से गुड़गांव, गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बिल्कुल। फिर वापसी आया जब वो सेम ही रास्ता है ना, सेम रास्ता 40 किलोमीटर पर आवर से। आपसे कहा है बताओ ना, क्या आपसे पूछ दिया है, एवरेज स्पीड, और सेकंड पॉइंट आपसे पूछ दिया है एवरेज वेलोसिटी। ये 2 पॉइंट पूछ दिए हैं, तो ये आपको बताना है। एवरेज स्पीड से पहले एवरेज वेलोसिटी निकालने, जो चीज़ आसान है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। या फिर आप सीधा इससे रखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर लिखोगे तो इसको हटा देते हैं। जब हमने मान ही लिया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है तो इसको हटा देते हैं। ऐसे ये फॉर्मूला कब आता है ये बता दिया। अब देखो ये यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव गया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर की, लेकिन फिर इसने किया क्या, गुड़गांव से फिर दिल्ली आ गया ना। समीर जो है वो गुड़गांव से फिर दिल्ली आ गया, तो वो दिल्ली का बंदा वापस दिल्ली में है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, उसका इनिशियल पॉइंट ये था और उसका फाइनल पॉइंट भी सेम हो गया, है ना। 3-4 जो डिफिनीसन है डिस्प्लेसमेंट की सारी हो गई यहाँ पर। तो 0 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि वेलोसिटी भी आपकी 0, ठीक है। अब एवरेज स्पीड कितनी होगी, देखो जो नहीं जानते वो आराम से बता देंगे, सबके मन में आया होगा 40 + 60 अपॉन 2 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ये आया होगा। लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर ये क्यों नहीं है, क्योंकि एवरेज स्पीड का थ्योरेटिकल तरीके से जो हमने अपने उसमें किया भी है, एक फॉर्मूला आया है, ठीक है। वो क्या रहता है आपका एवरेज स्पीड का, जब ऐसा दिया हो, जब डिस्टेंस सेम हो, तब ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, और यही करेक्ट बैठेगा। ये कैसे हुआ ये आप थ्योरी लेक्चर्स में देखोगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 + v2, ये रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको वैल्यू डालनी केवल, ये तो 0 वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें डालोगे वैल्यू तो कितनी आएगी, 2v1 की वैल्यू 60 थी पहले, है ना। पहले जो स्पीड है वो v1 मान लेते, दूसरी फिर ये 40 अपॉन किया हमने v1 + v2 यानी कि 60 + 40 100, सॉल्व किया, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, ठीक है, 48 और ये 2 0 लगा लिया, और नीचे 100 है, यहाँ से ये हट गया, ठीक। पूरा आपका कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, ये आया। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद करना है जब हमारी डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो उसके लिए, ठीक, ये याद करके रखना है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन हमारे पास आया कितने 13 कुछ हो चुके थे ना, 14 नंबर का। आपसे पूछा है कि मतलब जो वेलोसिटी है उसमें क्या उसको चेंज करता है, कॉस ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का क्या कॉस है जो चेंज करती है,
तो इसमें 2 नंबर का तो आपसे लगभग 2 ही पूछेंगे, पॉइंट बता दो। तो पहला तो है आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपने चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड तो वो चेंज हो जाएगा पहला, ठीक है। अगर आपने मान लो वैल्यू 5 है और आपने उसको एक्सलेट करके 10 कर दिया तो चेंज, ठीक है, वैल्यू चेंज करने से। और सेकंड पॉइंट आपका क्या हो गया, अगर आपने चेंज कर दिया डायरेक्शन ऑफ मोशन, मान लीजिए वो ईस्ट में चल रहा है, आपने वेस्ट में चला दिया तो वेलोसिटी हो जाएगी माइनस की, ठीक है। अगर हमने ईस्ट को पॉजिटिव माना है तो वेस्ट की जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो इस हिसाब से डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वेलोसिटी को चेंज करती है। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन ऑफ मोशन का, ये कभी डिस्टेंस में नहीं लगता, मतलब स्पीड में कभी नहीं लगता है, ये याद रखना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वो आपसे कहा है, आपको एक ग्राफ बना के दिया है और उसमें आपको कुछ टिप्पणी करनी है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ये फर्स्ट है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ही का। अभी इसमें आपको बताना है कि क्या चीज़ है, मतलब इनके ऊपर टिप्पणी करनी, दोनों में क्या है सिमिलैरिटी, दोनों में क्या है पहले हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट बोथ है ना, बोथ जो आपके वो हैं, बोथ है वो जो फर्स्ट एंड सेकंड बॉडी बोथ है वो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कांस्टेंट मोशन, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट मोशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, जो आपकी एक की जो वेलोसिटी वो दूसरे से ज़्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है ये आप बताइए। देखो इसका ग्राफ आप देख रहे हो, इससे इसका जो थीटा है, इसका थीटा ऐसे बनेगा और इसका थीटा जो रहेगा, अगर मैं टेंजेंट खींचेंगे तो आप देखोगे इसका थोड़ा इंक्लाइन नीचे है, तो इसका थीटा कम है, इसका ज़्यादा है, तो आप देखोगे सेकंड हैज़ मोर वेलोसिटी देन फर्स्ट, ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ और है, वैसे इसमें तो 2 ही पॉइंट लिखने हैं, अगर आपको एक पॉइंट और लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो कि जब टाइम 0 है तब फर्स्ट वाला जो है वो तो क्या कहते हैं, सेकंड वाला तो आपका रेस्ट में है, बिल्कुल ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फर्स्ट वाला जो फर्स्ट मोशन कर रही है बॉडी, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ये चीज़ है ना, ये आपका है पॉइंट ना। लिखोगे एट t = 0 ना, t = 0 जो आपका v, ये कौन था v सेकेंड, उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन एट t = 0 आपके v सेकेंड की कुछ वेलोसिटी है जिसको हम v नाम दे देंगे, ठीक है, v इसकी, हाँ v फर्स्ट की कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसके आगे आपका क्या क्वेश्चन पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल है ना, एक आपको पार्टिकल दिया गया, उसकी डिस्प्लेसमेंट दी गई है और आपसे कहेंगे एक्सेलरेशन बताओ। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, x = 3t² + 7t - 9, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कह दिया है एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो आप जानते हो, अब एक्सेलरेशन अगर ऐसे वैल्यू दी गई है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है टाइम के टर्म्स में, तो यहाँ हमारा काम आता है मैथ का जो सबसे फेमस 2 चीज़ें हैं, एक डिफ्रेंसिएशन है, एक इंटीग्रेशन है। तो यहाँ क्या काम आएगा, जब यहाँ पर हम अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे तो हमको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाएंगे और वेलोसिटी से किसमें, एक्सेलरेशन में, इसके लिए चाहिए हमको डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन में किया dx/dt करके, तो ये किसके इक्वल हो गया, आपके v के, वेलोसिटी के, ठीक है। अब x की जगह आपको वैल्यू रख देना है 3t², अब इसका डिफ्रेंसिएशन ही तो करना है, तो 3t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3 कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज़ रख देंगे, और 3t² का क्या होगा 2t, देखो यहाँ लिख देते हैं, क्या होता है आपका ये, इसे x की पावर n है तो क्या होता है आपका x की पावर n - 1 और n आ जाता है आगे, यही तो रहता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 6t पहला आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 7 कांस्टेंट ऐसे रखेंगे, t का होता है 1 है ना, किसी भी उसका वेरिएबल का अगर सिंपल सा है तो 7 और कांस्टेंट का 0, तो वैल्यू आपकी आ गई 6t + 7। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन ही तो मेन निकालना था, वो होता है आपका इसका डिफ्रेंसिएशन, किसका, वेलोसिटी का। तो 6t का डिफ्रेंसिएशन, ये तो 0 हट गया, 6t का होगा 6 और 7 का फिर से 0,
तो आपका आंसर कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब इसके आगे का क्या है क्वेश्चन, अब इसके आगे आपसे कहा है एक पार्टिकल है इस थ्रोन अपवर्ड, एक पार्टिकल है उसको हमने क्या किया है, अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है, एक पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया है। इट अटेन्स अ हाइट ऑफ 5 मीटर, इट अटेन्स आफ्टर एच, वही हाइट अटेंड कर लेगा वो 5 सेकंड के बाद, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अगेन आफ्टर 9 सेकंड्स कम बैक, और 5 मतलब उसने 5 सेकंड के बाद एक हाइट अटेंड कर ली, उसके बाद वो फिर नीचे आ जाएगा 9 सेकंड्स के अंतर में, ठीक है। तो हमसे इसमें कहा क्या है, आपको व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ हाइट h, मतलब जो पार्टिकल की हमको स्पीड बता देना किस हाइट में, h हाइट में, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं आराम से, कुछ भी इसमें नहीं रहेगा, आपको कुछ चीज़ें हमको जो है वो इसमें नोट करनी पड़ेगी। जैसे उसकी पार्टिकल की क्या कहते हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो आपको बतानी पड़ेगी। तो आप देखोगे पार्टिकल ऐसे ऊपर गया है, ठीक है, ऐसे ऊपर गया है और फिर वो ऐसे नीचे आ गया है, ठीक है, ऐसे वो करके यहाँ पर देखो ये h हाइट है, ये ऊपर तक गया और ये फिर नीचे आ गया, फिर आपका ये नीचे आ गया, ये ऊपर से गया 5 सेकंड लगे और ये क्या करेगा फिर नीचे आ जाएगा इस सेकंड में, ठीक, यहाँ पर नीचे आ गया, तो टोटल 9 सेकंड लग गए हैं, ठीक है। ये टोटल यहाँ 5 सेकंड और फिर यहाँ नीचे आने में लगा, तो टोटल इस पूरे जर्नी में ऐसे आया, ऊपर गया और फिर ये नीचे आया, तो 9 सेकंड लग गए। लेकिन इस पॉइंट में आप देखोगे 4 सेकंड है ना, इस पॉइंट में आप देखोगे तो 4 सेकंड है ना, जहाँ पर यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो h मानेंगे यहाँ से, और यहाँ पर जो आपकी है डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो चुकी है, क्योंकि इस पॉइंट से अगर देखें, अगर इस पॉइंट से देखें तो ऊपर आके इस पॉइंट में वापस आ गया वो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कितना लिया इसने 4 सेकंड, तो अगर हम 4 सेकंड इंस्टेंट में देखें, जो इंस्टेंट वेलोसिटी होती है, अगर हम एक इंस्टेंट में देखें तो उसकी इंस्टेंट में देखें तो उसकी वेलोसिटी हो गई है, मतलब 4 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई है 0, ये चीज़ हो गई है। बस इसी में हमको सॉल्व कर देना है, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई है 0, ठीक है, इसमें हमको सॉल्व कर देना है, आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 है, कौन सा लगेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगेगा, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। s की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। u कितना है हमारा, u आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, u की वैल्यू हमको, u की वैल्यू आपकी टाइम 4 दिया है, u की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी होगी। g की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, यहाँ पर 10 रख दें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इसके बाद आपका t के फिर से कितनी हो गई वैल्यू, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, इसको काट दिया, यहाँ 5 आया, ठीक बिल्कुल। अब देखो हाँ, लेकिन g की वैल्यू जो है वो माइनस में होगी, ये तो पता होगा। अब माइनस में क्यों, हमने बॉडी को ऊपर फेंका है ना, हर चीज़ ऊपर गई है, लेकिन जो g है वो हमेशा नीचे लगता है, इसलिए वो माइनस में है, ठीक है। अब आपका क्या हुआ, ये u4 है, 4u इधर हो गया, ठीक है। अगर हमने इसको इधर भेज दिया और ये उधर आ गया, तो यहाँ पर कितना 5 और ये कितना हो गया आपका 16, 5 जा 90 होगा बिल्कुल। तो आपकी u की वैल्यू कितनी आ गई, 90/4, सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई आपकी, अच्छा ये 80 होगा, ठीक है, 16, 5 या 80 होता है। तो आपका ये कितना आ गया, 20 आ गया, u की वैल्यू आई 20 मीटर पर सेकेंड, ये तो वैल्यू आ गई। और इसके आगे कुछ पूछा है, बस यही 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड ही पूछी थी हमसे, तो स्पीड तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई आराम से। अगर क्वेश्चन किसी बहुत लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आराम से हम समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा क्या कह रहा है, पार्टिकल ने 5 सेकंड में यहाँ तक अटेंड किया हाइट, ठीक है। उसके बाद क्या किया, वो नीचे आया, यहाँ इस पॉइंट पे वो नीचे आया है, उसको लग गए टोटल 9 सेकंड, लेकिन 5 सेकंड से अगर उसने फिर जोड़ो आप 9 सेकंड, तो 9 से 5 गया तो बचा 4 पॉइंट में जब यहाँ पर वो आया तो उसकी डिस्टेंस इसके और इसके कंपेयर में, अगर उसने यहाँ से देखा इसके उसके कंपेयर में, यहाँ 0 हो जाएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम इसको रेफरेंस मान रहे हैं। अगर इसको मानेंगे तब तो कुछ ना कुछ हाइट होगी, लेकिन अगर इसी को मान लेंगे तो भाई ये बंदा यहाँ फिर से आ गया, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ फिर से आ गया, तो इस पॉइंट पे अगर आप इसको रेफरेंस मान रहे हो तो 0 होगी। अगर नीचे मानोगे जहाँ से स्टार्ट किया था तो 0 नहीं है, ठीक। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन जो है हमारा 17 नंबर। अब जो यहाँ से क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे हैं, और आपके क्या रहेंगे जो लेंदी, मतलब किसी भी नंबर पे आ सकते हैं, लेकिन आपको नंबर वो दे के जाएंगे। आपको दे दिया है ये कंडीशन है, t = √x माइनस आपका 3 है,
ये दे दिया है और आपसे पूछा है इसमें कि हमको बताओ वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड और t = 6 सेकंड, ये बताना है। अब देखो इसमें आके थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन हो जाए कि ये कैसे होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा रहेगा। आपको बस ऐसा क्वेश्चन हमने अपने किसमें नोट्स में किए हैं कि आप 3 को उधर भेजोगे तो होगा t - 3 = √x, ये होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, तो ये हो जाएगा आपका t - 3 का होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा x केवल √ का, ये आपका प्लस ना, इधर जाएगा तो प्लस होगा, ठीक। अब ये रूट हट गया, ठीक। अब देखो इसके आगे क्या करना है, आपको खोल देना है केवल, x को इधर रखा, t² प्लस 9 है ना, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला, प्लस आपका कितना आ जाएगा 6 2 × 3 × 3 यानी कि 60, ये इतना आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या वेलोसिटी निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपका क्या होता है dx/dt होता है डिफ्रेंशिएशन, और यही होती है आपकी वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा t का डिफ्रेंशिएशन 2t, 9 कांस्टेंट 0 और ये आपका कितना प्लस का 6, ये इतना आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल वैल्यू रख देना है। आप वैल्यू रख दोगे आराम से आ जाएगा, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। ये वेलोसिटी यहाँ वैल्यू रख दो आप पहले, t = पहले 3 के लिए है ना, तो इसमें वैल्यू रखोगे 2 × 3 प्लस 6 यानी कि कितना आ गया 2 × 3 6, 6 + 6 आपका कितना हो गया 12, वेलोसिटी आ गई आपकी पहली, ठीक है। किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। अब दूसरा में क्या आपका कहा है t = जब 6 है तब क्या होगा, अब ये सेकंड्स में होता है तो पता ही है, t = 6, तो आप यहाँ वैल्यू रखोगे 2 × 6 प्लस 6 आपका आ गया 2 6 या 12, 12 और 6 कितना हुआ 18 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। अब हम इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें कहा है बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एक कोई आपका बलून है, ये आला जो होता नहीं है ऐसे करके, ये बलून है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, किस स्पीड से 4.9 मीटर पर सेकंड, इससे जा रहा है, ठीक है। आप जानते हो जो g है हमारा वो तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है, g हमेशा मेरा नीचे की तरफ लगता है। यहाँ पर क्या उन्होंने कहा है कि जो g की वैल्यू है हमको 9.8 माननी है, तो मान लेंगे, जब कह दिया है क्वेश्चन में तो माननी है। अब इसके बाद आपसे क्या कहा है, अ पॉकेट इज ड्रॉप्ड, अब इससे क्या हुआ, एक इंसान की पॉकेट जो है वो नीचे गिर गई, ठीक है, मतलब पर्स वगैरह, पैकेट एक कोई नीचे गिर गया, वो ऐसे नीचे जाता रहेगा, ठीक है, जाता रहेगा। अब आपसे कहा है हाउ लॉन्ग डज इट रीच टू ग्राउंड और व्हाट इज इज फाइनल वेलोसिटी, वो कितना उसको टाइम लगेगा नीचे जाने में, यानी कि टाइम भी बताना है और फाइनल वेलोसिटी v भी बतानी है, ये करना है, ठीक है। अब आपका क्या हाइट कितनी दी हुई है, हाइट देख लो ये कितनी हाइट पे है, हाइट आपको दे दी गई है 245 मीटर, ये आपको हाइट दी गई है, ठीक है। अब देखो इसमें आपसे कहा क्या g की वैल्यू जो है वो एक्सेलरेशन की 9.80 होगी, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है। अगर पॉकेट नीचे गिर गया तो फ्री फॉल तो होगा, तो इसमें जो g लगेगा, a जो लगेगा वो g के बराबर होगा, ये भी बिल्कुल पता है, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, आपको केवल फॉर्मूला लगा देना है और आराम से आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा, आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut प्लस हाफ at², ठीक, ये कर देना है। s की वैल्यू कितनी है 245, ठीक, s की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 245। और देखो ये जो हाइट है उसको हमने पॉजिटिव मान लिया, g की नीचे वैल्यू उसको पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। तो आपका ये कितना, ये इसको जो है u को, इसको हम लोग इनिशियल को 4.9 मानेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या हो गया हाफ, इसके आपका ये 4.9 हो गया, ठीक है, इंटू आपका टाइम निकालना है, प्लस हाफ, ये प्लस का रहेगा 9.8 इंटू टी कितना है आपका, ये निकालना ही हमको। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करोगे जो आपको अपने मन से करना है, तो टी की वैल्यू एक तो आएगी आपकी 7.6 सेकेंड, ठीक है, एक वैल्यू आएगी 7.6 सेकेंड और आपकी दूसरी टी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेकेंड, ये आ जाएगी वैल्यू। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। जो देखो ये आएगी आपकी 5.6 लगभग ना, 5.6,
इसको सॉल्व करोगे 5.6 आएगी माइनस की, लेकिन तो माइनस टाइम लेंगे नहीं, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक, आराम से। तो टाइम तो आपका 7.6 सेकेंड होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा 7.6 सेकेंड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी पूछी थी, तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v = u + at, आराम से इसमें भी आ जाएगा। v यहाँ पर ये माइनस का 4.9 है ना, u माइनस में था, माइनस में क्यों था, क्योंकि हमने क्या किया, ये ऊपर जा रहा तो उसको निगेटिव मान लिया इस केस में, है ना, इस केस में निगेटिव मान लिया, वो आपके ऊपर है, आप कैसा मानते हो। हमने ऊपर वाली चीज़ों को निगेटिव माना और अब की बार नीचे वाली चीज़ों को पॉजिटिव, इसलिए हमारा g अब की बार पॉजिटिव है ना। अब प्लस g की वैल्यू फिर से 9.8 हो गई और आपका ये टाइम कितना था 7.6, इसको आप कॉल करोगे तो 69.6 करके ऐसे आंसर आएगा आपका, ठीक है, 69.6 करके आंसर आपका आ जाएगा, यही आपका आंसर रहेगा, सिंपल सा, ठीक है। अब देखो जो वेलोसिटी है वो यहाँ पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि चीज़ नीचे आ रही है तो वेलोसिटी नीचे वाली पॉजिटिव लेंगे, सिंपल सा। अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या होता है, ग्राफ के माध्यम से, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मज़ा आ जाएगा देखने में। आपसे पूछा है कि ये मोशन जो हैं, ये जो 4 बने हैं फिगर, इसमें से मोशन पॉसिबल है कि नहीं ना, ये मल्टीपल करेक्ट में है, तो कौन सा मोशन हो सकता है। पहला तो आपसे ये पूछा है, ये मोशन पॉसिबल है इस ग्राफ से, तो आप देखोगे ये जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, ये टाइम, तो इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे हमने इस टाइम पे देखा, टाइम t0 पे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो, यहाँ पर है, तो बंदा एक समय में 2 जगह है, इधर पर भी है इधर पर भी है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं बिल्कुल, तो ये आपका कैसा हो गया, नॉट पॉसिबल मोशन है, तो ये ग्राफ आपका गलत हो गया। यही सेम नीचे भी होगा नॉर्मली। अब ये है आपका वेलोसिटी और टाइम का, इसमें बताओ, इसमें भी सेम चीज़ देखो, यहाँ कुछ वेलोसिटी है और यहाँ पर भी कुछ वेलोसिटी है, बिल्कुल। अब सेम समय पे अलग अलग वेलोसिटी, यहाँ पर कुछ और वेलोसिटी, यहाँ पर माइनस में होगी, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, सेम समय में ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये भी ग्राफ चला गया। अब तीसरा और बढ़िया है, इसमें आपसे कहा है जो स्पीड और टाइम का ग्राफ है, ये सही है। भैया ये कौन सी स्पीड है जो कम होने लगी, हमेशा कम कौन होता है, वेलोसिटी, स्पीड थोड़ी ना कम होती है, ये स्पीड इनकी कम होने लगी, स्पीड कम नहीं होगी हमेशा। आपका ये स्पीड का जो ग्राफ ऐसे बना दिया है ये बिल्कुल गलत है ना, स्पीड नहीं, स्पीड कम हो सकती है, स्पीड निगेटिव का ग्राफ जो बना दिया है ये बिल्कुल गलत है। स्पीड आप धीमे करोगे स्पीड धीमे हो जाएगी, लेकिन कम जो स्पीड निगेटिव है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होगी, धीमे हो जाएगी स्पीड, आप कम करोगे एक्सेलरेट करना तो स्पीड धीमे होगी, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं। अब इसमें देखो टोटल पाथ लेंथ, अब टोटल पाथ लेंथ और टाइम का ग्राफ है, इसमें टोटल पाथ लेंथ को बढ़ते हुए दिखाया। अब ये टोटल पाथ लेंथ है, जो चीज़ यहाँ बताई थी थोड़ी सी गलती हुई, टोटल पाथ लेंथ कभी भी नहीं घटती, टोटल पाथ लेंथ हमेशा बढ़ेगी, और यहाँ घटते हुए दिखा दिया है, इसलिए ये जो चारों ग्राफ है इनका मोशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ऐसा आपका अगर लेक्चर अच्छा लगा हुआ, अगर इसमें अच्छा रिस्पांस आया होगा तो आपको हम क्या करेंगे, आगे इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। ये तो बेहतरीन थे ही, लेकिन ये कि ना जितना करो उतना अच्छा है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको परफेक्ट बनाएगी चीज़ ना। तो प्रैक्टिस के लिए आप फिर से इस चैनल पर आ सकते हो, अच्छे से उसको क्वेश्चन करेंगे, और होप है अगर आप दोबारा इस लेक्चर को देखना तो आप इसको पॉज करके क्वेश्चन पहले अपने हाथ से करना, फिर करना आप, ठीक है, फिर इसको लेक्चर में देखना कैसे कराया गया। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।